जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे, एकदम आसान भाषा में और डायग्राम के साथ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। मांझी परगना या मांझी पंचायत शासन व्यवस्था यह किस जनजाति की है? तो यह संथाल जनजाति की है। और वर्तमान में संथाल कहाँ निवास करते हैं? तो संथाल परगना के क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन संथाल परगना के ये मूल निवासी नहीं है। संथाल परगना के जो मूल निवासी हैं वो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल परगना के मूल निवासी कौन है। तो अधिकांश लोग संथाल को मार देते हैं, लेकिन कौन होगा? माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। अब संथाल परगना के अलावे संथाल लोगों की बहुलता कहाँ कहाँ है? तो हजारीबाग, सिंहभूम, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह, इतने जिलों में इसकी बहुलता है संथाल परगना के अलावे। संथाल परगना का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो संथाल परगना का जो मूल निवास स्थान था वो हजारीबाग का छाई चंपागढ़ में। कहाँ पे? हजारीबाग का छाई चंपागढ़ या चाई चंपागढ़ इसको कहते हैं। वहाँ पर संथालों का मूल निवास स्थान था। लेकिन यहाँ से उठ करके संथाल परगना के क्षेत्र में क्यों गए? तो इसके पीछे भी कहानी है, चलिए उसको जानते हैं। तो क्या हुआ कि 1340 ईस्वी में 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति था मलिक बयां, इसके द्वारा हजारीबाग क्षेत्र में आक्रमण किया गया और बीघा के किले को जीत लिया गया। और बीघा के किले के जीतने के बाद मलिक बयां के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अत्याचार किया गया, जिसकी वजह से जो छाई चंपागढ़ या चाई चंपागढ़ के जो आदिवासी जो थे यानी संथाल लोग जो थे, ये कहाँ पे चले गए बंगाल चले गए। कहाँ पे चले गए? बंगाल। और बंगाल के पुरुलिया जिले में जाकर के वहाँ पे बस गए। ठीक है। और उन्हें वहाँ पे क्या कहा जाता था? साओतार। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल में संथालों को क्या कहा जाता था? तो साओतार। क्या कहा जाता था? साओतार। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1832 से 33 में संथाल लोग दामिन ई कोच क्षेत्र में आकर के बसे। अब दामिन ई कोच क्षेत्र क्या था? तो ये जो दामिन ई कोच जो क्षेत्र था यह एक पहाड़ी अंचल था जो भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। यानी कि भागलपुर ये बिहार में है, भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र को दामिन ई कोच क्षेत्र कहा जाता था, जहाँ पर संथालों के द्वारा पेड़ों को काट करके ज़मीन को साफ किया गया था। और उसी ज़मीन को दामिन ई कोच क्षेत्र कहा गया। और ये जो ज़मीन बनाया गया था दामिन ई कोच क्षेत्र क्यों बनाया गया था? तो पहाड़िया लोगों को बसाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहाड़िया लोग पहाड़ों पर रहते थे, ये हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते थे। और अंग्रेज लोग जबकि चाहते थे कि अस्थाई रहे, अस्थाई होकर के हमें क्या कि लगान दे, लेकिन पहाड़ी लोग वैसे नहीं थे। इसीलिए पहाड़ी लोग को बसाने के लिए दामिन ई कोच क्षेत्र बनाया गया, लेकिन पहाड़ी लोग वहाँ पे नहीं बसे। और बाद में वहाँ पे 1832 में यह क्षेत्र बनाया गया था दामिन ई को, और 1832 से 33 में ही संथालों को वहाँ पे बसाया गया। और जो पेड़ काट कर जो साफ क्या करवाया गया था, ये संथालों के द्वारा ही क्या करवाया गया था? बंगाल से बुला करके, क्योंकि बंगाल में उस समय संथाल लोग रहते थे। इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे बसने लगे और यही क्षेत्र दामिन ई कोच क्षेत्र ही संथाल परगना के नाम से आज उसको हम जानते हैं। अब संथाल परगना के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, 6 जिले आते हैं। आप झारखंड का नक्शा देखेंगे तो ये वाला कोना आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से झारखंड का नक्शा है, तो ये वाला जो कोना है ये पूरा क्या है? संथाल परगना है। इसमें 6, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 6 जिले आते हैं। तो इस क्षेत्र में संथाल लोगों की बहुलता है। यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट और याद रखना है कि खरवार विद्रोह और सफा होड़ विद्रोह सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए और स्वर्ण युग को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथालों का स्वर्ण युग कब से कब तक के काल को कहते हैं? तो 1700 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक के काल को हम क्या कहते हैं? शोषैनिक युग या फिर स्वर्ण युग। किसका? संथालों का। संथालों का स्वर्ण युग कब से कब तक के काल को कहते हैं? तो 1700 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक के काल को, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है। देखिए, जब दामिन ई कोच क्षेत्र में जब पूर्ण तरीके से अस्थायी रूप से संथाल लोग बस गए तो वहाँ से अंग्रेजों को कर मिलने लगा और अंग्रेज लोग उस पर काफ़ी अत्याचार करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसमें संथालों की हार हुई। और संथाल विद्रोह के बाद ही यूल रूल आया। कौन रूल? यूल रूल। किसके द्वारा लाया गया था? जॉर्ज यूल के द्वारा। जॉर्ज यूल कौन था? तो उस समय संथाल जो क्षेत्र था भागलपुर कमिश्नरी क्षेत्र में आता था
और भागलपुर कमिश्नरेट क्षेत्र का जो कमिश्नर था कौन था, जॉर्ज यूल था। और यूल रूल के द्वारा क्या कराया गया कि मांझी पंचायत शासन व्यवस्था था, इसको कानूनी मान्यता दे दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा इसको मान्यता दे दिया गया। जिस प्रकार से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में विल्किंसन रूल आया था, जिसके द्वारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर यूल रूल आया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उससे जाकर के आप जरूर देख लें, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। चलिए अब हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था 4 स्तरों वाली शासन व्यवस्था थी। वो कौन कौन से स्तर थे, चारों, चलिए उसे जानते हैं। वो 4 स्तर थे, गांव, देश, परगना और दिसुम परगना। तो कई गांवों को, मुख्य रूप से 5 से 8 गांवों को मिलाकर के क्या बनता था, देश का निर्माण होता था। और 15 से 20 गांवों को मिलाकर के परगना बनता था। और इसके बाद था दिसुम परगना, सबसे ऊपर में था। तो ये 4 स्तरों पर शासन व्यवस्था थी, इसीलिए इसको 4 स्तरीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अब ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, चलिए इसे जानते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक प्रधान या ग्राम का प्रधान कौन होता है, तो होता है मांझी। कौन होता है, मांझी। और मांझी ही न्यायिक प्रधान होता है, और जमीन के विवादों को भी मांझी ही सुलझाता है। अब मांझी के सहायक यहाँ पे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को याद रखने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने इसका डायग्राम बना दिया है। सबसे पहला है प्राणिक। प्राणिक कौन होता है, इसे उप मांझी भी कहा जाता है। प्राणिक मांझी की अनुपस्थिति में मांझी के सारे कार्यों को संचालित करता है। जैसे मांझी अगर कहीं पे चला गया, घर पे नहीं है, तो वैसे स्थिति में मांझी के सभी कार्यों को संचालित कौन करेगा, प्राणिक करेगा। और प्राणिक का एक सहयोगी होता है जिसको क्या कहते हैं, हरकारा, जिसको हम उप प्राणिक भी कहते हैं, जो प्राणिक के कार्यों में सहयोग करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है जोग मांझी। कौन है, जोग मांझी। ये क्या करता है, तो मांझी के शासन कार्यों में सहयोग करता है। दूसरा इसका क्या कार्य है, दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जन्म और विवाह संबंधी मामलों में सलाह देना और समस्या का समाधान करना। जैसे किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जोग मांझी को ही बताना पड़ता है, या फिर किसी का विवाह हो रहा है किसी के घर में, तो वैसे स्थिति में भी जोग मांझी से सलाह मशवरा करना पड़ता है, या फिर कोई समस्या उसके संबंध विवाह और जन्म को लेकर के, तो जोग मांझी ही सलाह देने का कार्य करता है। तो पूछा जा सकता है कि जन्म और विवाह संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है, तो हो गया जोग मांझी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जोग मांझी के नीचे एक और पद होता है जिसको बोलते हैं जोग प्राणिक, जो जोग मांझी को क्या करता है, सहायता देने का कार्य करता है। अगला है गुड़ायत। गुड़ायत का क्या काम है, तो गुड़ायत जो होता है संदेश वाहक होता है, यानी कि मांझी के अगर कोई सूचना है तो कहाँ तक पहुँचाता है, लोगों तक पहुँचाता है। जैसे आजकल गांव में क्या होता है कि जैसे हाँक पीटा जाता है ना, पीटा जाता है, जैसे कोई सूचना देना होता है तो एक हाँक पीटने वाला आदमी होता है जो हाँक पीट कर लोगों को सूचना देता है। उसी प्रकार से गुड़ायत का भी वही काम होता है, ये करता है, हाँक पीट कर लोगों को सूचना देता है, जो मांझी उसको कहता है, ये संदेश वाहक का काम करता है। अगला है लॉसेर टंगाई। नामे सुन के लग रहा है कि कितना खतरनाक होगा। ये गांव के आर्मी के जैसा होता है और गांव को बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, गांव को बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। ये सब क्या करता है, टांगे लेके पेड़ पर टंगाल रहेगा, जे आगा ओकरा काटिए देंगे। तो ये सब क्या करता है, गांव को बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। इसके 11 होता है चौकीदार। चौकीदार क्या करता है, पुलिस के जैसा होता है। जैसे मांझी है तो मांझी बोला कि अरे जाओ वो फलना व्यक्ति को पकड़ के लेते आओ, ये गुनाह किया है, तो ये चौकीदार क्या करता है, उस व्यक्ति को पकड़ के लाता है किसके पास, मांझी के पास में। यानी कि गिरफ्तार करने का काम कौन करता है, चौकीदार करता है। इसके बाद जो अगला पद है वो नायकी है। नायकी कौन होता है, तो ये धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान। अगला जो पोस्ट था वो था भगदो प्रजा। भगदो प्रजा किससे कहा जाता था, तो गांव के वरिष्ठ लोगों को भगदो प्रजा कहा जाता था, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग, जानकार लोग, बुद्धिजीवी लोग आते थे। और इससे मांझी क्या करता था, सलाह लेने का कार्य करता था, किससे, भगदो प्रजा से। अगला है मांझी न्यायालय। मांझी न्यायालय, इसे मांझी कोर्ट भी कहा जाता है, या फिर सेंद्रा परिषद और शिकार परिषद भी कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सेंद्रा परिषद क्या था या फिर शिकार परिषद क्या था। तो मांझी के न्यायालय को ही या फिर मांझी कोर्ट को ही क्या कहा जाता है, सेंद्रा परिषद या शिकार परिषद। इसमें जो सबसे आसान दंड जो दिया जाता था वो क्या था, करेला। आसान दंड कौन था, करेला। और सबसे कठोर दंड कौन था, बिटलाहा। बिटलाहा यानी कि सामाजिक बहिष्कार, समाज से ही निकाल दिया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर मांझी के पास कोई मामला नहीं निपटा तो इसके बाद कहाँ पे जाता था, लोबीर सेंद्रा के पास जाता था। कहाँ पे, लोबीर सेंद्रा, जो सर्वोच्च न्यायालय था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सारा कुछ लिख दिया, सब जितने सारे पोस्ट है सबके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिख दिया है, इसको हमने समझा दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सबसे मांझी कोट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए मांझी कोट को अभी हमने बताया सेंद्रा परिषद या शिकार परिषद कहा जाता है। इसमें जो सबसे हल्का जो दंड था, सबसे आसान दंड कौन था? करेला दंड। और दूसरा जो सबसे कठोर दंड था कौन था? बिटलाहा। बिटलाहा कब दिया जाता था? ये दंड कब दिया जाता था? तो जब कोई व्यक्ति अगर समगोत्री विवाह कर ले, या फिर अन अपराध अगर करेगा, या फिर कोई डायन है, किसी को अगर डायन घोषित कर दिया लोग कि डायन है, तो वैसी स्थिति में उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, यानी कि बिटलाहा दंड दिया जाता था, जो सबसे कठोर दंड था। अब देखिए सबसे हल्का दंड कौन था? करेला, जिसमें क्या होता था? दंड स्वरूप कितनी राशि लिया जाता था? तो 50 पैसा से लेकर के 1.5 रुपये तक उसमें दंड राशि लिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे जो बिटलाहा दंड अगर किसी को दिया गया है और वापस वो चाह रहा है कि हम समाज में वापस मिल जाएं, तो इसके लिए एक रास्ता था। कौन सा रास्ता था? कि बिटलाहा सजा को समाप्त करने के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना करते हुए जाति भोज दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को बिटलाहा दंड दिया गया है, वो वापस चाह रहा है कि हम वापस समाज में मिल जाएं, तो उसको क्या करना होता था? क्षमा मांगते हुए जाति भोज उसको देना पड़ता था। उसमें खस्सी वगैरह कटा जाता था, या फिर सभी समाज के सभी लोगों को खिलाया पिलाया जाता था। उसके बाद उसका दंड खत्म हो जाता था। इसके बाद अगर मांझी कोर्ट में अगर कोई मामला का निपटारा नहीं हुआ, तो लोग कहाँ पे जाते थे? लोबीर सेंद्रा। संथालों के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? लोबीर सेंद्रा। क्या कहते हैं? लोबीर सेंद्रा। अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि संथालों का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि लोबीर सेंद्रा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या पहाड़ में स्थित है, जहाँ संथाल लोग पहले रहा करते थे। हमने बताया कि जब हजारीबाग के 6 चंपागढ़ इलाके से जब वो छोड़ करके भागे थे, तो कहाँ गए थे? बंगाल के पुरुलिया जिले में जाकर के बस गए थे। और वहीं पे इन लोगों का क्या है? लोबीर सेंद्रा है। और वहाँ पे पुरुलिया जिले में ही संथाल लोगों का कई सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, अभी भी वहाँ पे स्थित है। तो ये प्रश्न यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रामीण स्तर के बाद जो अगला स्तर था क्या? देश। 5 से 8 गाँवों को मिलाकर के क्या बनता था? देश बनता था, जिसका प्रधान कौन होता था? प्रशासनिक प्रधान देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। देश मांझी या मोड़े मांझी। इसके बाद 15 से 20 गाँवों को मिलाकर के क्या बनता था? परगना बनता था। देखिए 5 से 8 गाँव मिला तो क्या बना? देश बना। और 15 से 20 गाँव जब मिला तो क्या बना? परगना बना। और इसका प्रशासनिक प्रधान कौन हो गया? परगनैत। परगना से परगनैत हो गया। इसके बाद परगना को कई परगना को मिलाकर के क्या बनता था? दिसुम परगना। क्या बनता था? दिसुम परगना। अब दिसुम परगना का जो प्रशासनिक प्रधान होता था कौन होता था? दिसुम परगनैत। देखिए परगना में परगनैत, दिसुम परगना में दिसुम परगनैत। याद रखना काफ़ी आसान है। अब देखिए इन चारों जगह पे गाँव, देश, परगना, दिसुम, इन चारों जगह पे अगर कोई मामला का निवारण नहीं होता था, तो लोग कहाँ पे जाते थे? पुरुलिया अयोध्या पहाड़ जाते थे, जहाँ पे इन लोग का लोबीर सेंद्रा थाने की सर्वोच्च न्यायालय था संथालों का। संथालों के वर्ष का पहला महीना कौन होता था? माघ महीना। कौन सा महीना? माघ महीना। और माघ महीना के पहले दिन ही माघसिम त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? माघसिम त्यौहार। पूछा जा सकता है कि माघसिम त्यौहार कब मनाया जाता है? तो माघ महीना के पहले दिन। और माघसिम त्यौहार में ही अधिकारियों का चुनाव होता है, यानी कि जो मांझी हो गया, परगनैत हो गया, देश मांझी हो गया, या फिर दिसुम परगनैत हो गया, इन सब का चुनाव किस दिन होता था? तो माघसिम त्यौहार में ही इन सब का चुनाव होता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो संथालों का जो पवित्र स्थल था कौन कौन सा था? तो पहला हो गया मांझी थान। और मांझी थान यहाँ पे कौन रहते थे? तो सिंहबोंगा। जो संथालों का सबसे प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। सिंहबोंगा कहाँ पे रहते हैं? तो मांझी थान में रहते हैं, जो संथालों का प्रमुख देवता है। और ये गांव के बीचों बीच में रहते हैं। कहाँ पे? गांव के बीचों बीच में। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए गांव है, तो गांव के बीचों बीच में कौन रहेंगे? सिंहबोंगा रहेंगे। कहाँ पे? मांझी थान में। दूसरा है जौहर थान। जौहर थान ये संथालों का ग्राम देवता है। कौन? जौहर एरा, जो जौहर थान में रहते हैं। जौहर एरा जो है, जाहिर एरा संथालों के ग्राम देवता है, जो कहाँ पे रहते हैं? जौहर थान में रहते हैं। और ये जो है गांव के किसी एक कोने में होते हैं। जौहर एरा जो होते हैं कहाँ पे? गांव के
किसी एक कोने में होते हैं। अगला है श्मशान। कौन है? श्मशान। श्मशान मतलब क्या होता है? जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? श्मशान। और ये कहाँ पे होता था? तो गांव के एक बीच में होता था, एक किनारे पे होता था, और एक गांव के बाहर होता था। कौन? श्मशान। तो श्मशान 3 जगह पे, कहाँ पे? गांव के अंदर, गांव के बीच में हो गया, गांव के किनारे और गांव के बाहर। इसके बाद एक होता था अखड़ा। अखड़ा तो सभी में आ जाएगा। अखड़ा आप सभी को पता ही होगा, जहाँ पे नाच गान होता है, पंचायत होता है, सभा होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को आप जरूर देख लें फिर से पुनः, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई लोग, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।